तो न्यूबॉर्न बेबी के लिए वैसे तो सबसे अच्छा माँ का दूध होता है, लेकिन क्या फॉर्मूला मिल्क या काऊ मिल्क भी देना सेफ है? हम लोगों के मन में ये रहता है कि बकरी का दूध दो तो प्लेटलेट बढ़ जाएंगी। नवजात बच्चे के लिए बकरी का दूध एक जहर के समान है। सर, ये ऑटिज्म क्या है? अब क्या हो गया है, सिंगल तो इसलिए जो है ऑटिज्म की बीमारी जो है ज़्यादा पाई जाती है। कोविड के टाइम के बाद से जो है डेवलपमेंटल सेंटर हैं हर सिटी के अंदर 10 टाइम्स बढ़ गए हैं। और ये जो शॉर्ट कंटेंट है, ये तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा खराब है। अगर बच्चा रील देख रहा होता है तो कई बार रील स्क्रॉल करते करते ऐसी रील आ जाती है जो हमारे बच्चे को नहीं देखनी चाहिए। पेरेंट्स तो है ना, बोलते हैं कि भाई नॉर्मल डिलीवरी करो, और डॉक्टर का झुकाव ज़्यादा सिजेरियन की तरफ होता है। बच्चे की माँ को बहुत टफ हो रहा है तो उसके लिए हमें डेफिनेटली सिजेरियन करना पड़ेगा। आप अपना कोई अच्छा एक्सपीरियंस बताओ। बात पिछले साल की है, एक हमारे पास 420 ग्राम का बच्चा जो है वो पैदा हुआ था। तो उनको मैंने यही समझाया कि जी बचने के चांसेस तो आप मान के चलो 1% ही है। तो बच्चे के दादाजी थे, वो कहते हैं डॉक्टर साहब एक बार कोशिश ही करके देख लेते हैं। भरत जी, स्वागत है आपका हमारे शो पे। सबसे पहले सर, पेरेंटिंग के ऊपर मेरा एक सवाल है। पेरेंटिंग किसकी बढ़िया मानते हो आप? पेरेंटिंग जो हमारे पेरेंट्स से, जो हम कैसे भी खेलते रहा करते, वो पेरेंटिंग आप सही मानते हो, या जो अभी के पेरेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर करते हैं अपने बच्चों की, वो पेरेंटिंग को आप सही मानते हो? नमस्कार जी, आपने पहला ही इस क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा पूछा है। पेरेंटिंग के देखो कोई फिक्स पैमाने नहीं होते हैं। ना हम ये कह सकते कि जो पहले पेरेंटिंग होती थी वो ख़राब होती थी, ना हम ये कह सकते कि जो आज पेरेंटिंग होती है वो ख़राब होती है। पेरेंटिंग के जो है वो मिक्स होना चाहिए चीज़ का। जैसे कि पहले क्या होता था, बच्चे जो है गली मोहल्ले में खेला करते थे, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। एक पॉइंट है कि कंपैरिजन का, कंपैरिजन पहले भी होता था, आज भी होता है कि इसका बच्चा ऐसा कर रहा है और हमारा बच्चा नहीं कर रहा है। जैसे कि एक फिक्स जो फेमस डायलॉग है कि शर्मा जी का बेटा है ना, अब जो है क्रिकेट वुमेन वर्ल्ड कप के बाद आने लग गया वर्मा जी की बेटियां, है ना। तो ये चीज़ जो है कभी भी जो है एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, और हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हमारा बच्चा ये कर रहा है, क्योंकि हर बच्चे की काबिलियत जो है वो अलग है। तो जो पेरेंटिंग के नॉर्म्स जो मैं मानता हूँ वो ये मानता हूँ कि सबसे पहले तो हम अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। रोज़ जो है चाहे फादर हो या मदर हो, 1 घंटा कम से कम जो है अपने बच्चे के साथ बैठ के बातें करें, उनकी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं। दूसरा, जो आजकल हम देखते हैं कि बच्चा सुबह जो है स्कूल जाता है, उसके बाद ट्यूशन जाता है, उसके बाद बच्चा जो है डांस करने जाता है या स्केटिंग करने जाता है, तो सवेरे से लेकर शाम तक बच्चे का एक टाइट शेड्यूल बना जाता है। तो इसमें बच्चे को जो एक्सप्लोर होने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो बच्चे को कुछ टाइम जो है अपने लिए बिताने के लिए, और वो खुद जैसे खेलना चाहता है वैसे उसको टाइम मिलना चाहिए। बच्चों के लिए सर बेस्ट फूड डाइट कौन सी है? बच्चों के लिए देखो, फूड डाइट सबसे पहले है कि अपने को क्या क्या चीज़ें नहीं देनी चाहिए। जैसे कि सॉसेजेस हैं, फास्ट फूड्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, शुगर्स हैं, सॉल्ट्स हैं, ये हमें बच्चे को कम से कम देनी चाहिए। अगर हम बच्चे को शुरू से ही शुगर देने लग जाते हैं तो बच्चा आगे जाके जो है उसको हार्ट डिजीज़, बीपी की बीमारी और शुगर की बीमारी हो जाती है। अगर हम सॉल्ट ऐड करते हैं तो बच्चे को जो है किडनीज़ के ऊपर असर पड़ता है। तो सॉल्ट और शुगर कम होना चाहिए, फ्राइड कम होना चाहिए, जो कि हमारा अनवांटेड कोलेस्ट्रॉल कम करता है। उसके बाद जो हम बात करते हैं डाइट कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं बच्चे की, तो सबसे पहले तो एक हमें जो है ईटिंग हैबिट्स जो है हमारी बेटर होनी चाहिए। जैसे कि बच्चा जो है वो माँ बाप को रोल मॉडल मानता है, तो हमें भी जो है टेबल चेयर पे बैठ के खाना खाना चाहिए ताकि बच्चा भी टेबल चेयर पे खाए। हमें बच्चे के सामने फास्ट फूड्स नहीं खाने चाहिए। हमें बच्चे के सामने कोई भी जो है ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ना खाए। दूसरा, बच्चे का टाइम टेबल फिक्स नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हर 2 घंटे 3 घंटे के बाद बच्चे को खाना ही है। खाना हमेशा ऑन डिमांड होना चाहिए।
तीसरा जो है पेरेंट्स को क्वेरी रहती है कि जो है बच्चा तो जी अगर सवेरे से शाम तक कुछ खिलाए ना तो खाता ही नहीं है। उसके लिए हमें ये चेक करना चाहिए कि बच्चे को कोई आयरन की कमी तो नहीं है, बच्चे को कोई पेट में कीड़े तो नहीं है, डीवॉर्मिंग की नीड नहीं है। उसके लिए हमें अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। और जो खाना खिलाना चाहिए उसके अंदर हमेशा जो मैं कहता हूँ कि रेनबो ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होनी चाहिए। रेनबो का मतलब हर रंग का जो है खाना होना चाहिए। जैसे पपीता पीला है, हरी सब्जियां हैं, अंगूर है, ये तो हमारे फ्रूट्स होने चाहिए। इन फ्रूट्स से क्या होता है, मल्टीविटामिन होते हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आ जाते हैं सीरियल्स हो गए। सीरियल्स जो है हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, तो ताकि सीरियल्स मिले तो ब्रेन को जो है इन्वॉल्वमेंट अच्छी होती है, ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी होती है। हेल्दी फैट यानी कि घी हो गया, वो बच्चे के डाइट में होना चाहिए। और जो ट्रांस फैटी एसिड होता है, जितने भी हमारे पैकेट्स होते हैं उसके अंदर ट्रांस फैटी एसिड होता है, वो हमें बच्चे को कभी भी नहीं देना चाहिए। ये हमारा खाना होना चाहिए, जिससे बच्चे की जो आदतें हैं वो बेटर होती हैं खाना खाने के लिए। और सर जैसे कि अब मेरी गुड़िया है, वो मोबाइल देखे बिना खाना नहीं खाती। मैक्सिमम पेरेंट्स के साथ ये इशू है आजकल, मोबाइल या टीवी देखे बिना बच्चे खाना नहीं खाते। तो उसको कम करने के लिए क्या करें? सबसे पहले तो जो आप देख रहे हो कि 2005 से पहले तो मोबाइल था ही नहीं, उससे पहले भी लोग खाना खा रहे थे, ठीक है ना। तो हमें एक इजी वो मिल गया है कि बच्चे को हमने पहली बार मोबाइल दिखाया तो उसने खाना खा लिया। पर विद पीरियड ऑफ अ टाइम जो आज बच्चा 10 मिनट के साथ खाना मोबाइल देख के खाना खा रहा था, वो जो है एक्सपेंड होता होता 1 घंटा 1.5 घंटा होता जा रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि बच्चे का ध्यान जो है वो खाना खाने की जगह मोबाइल में होता है। तो हमें जो है इसके लिए क्या है कि बच्चे को प्ले में इन्वॉल्व करके, कि बच्चे के साथ खेल रहे हैं, बच्चे जैसे कोई ट्रक के जितने भी खिलौने हैं उसके साथ खेल रहे हैं, या फिर आप बच्चे को बाहर घर के बाहर खड़ा कर दें और बच्चे को जो है कि दिखा रहे हैं कि ये जो है कार जा रही है, साइकिल वाला जा रहा है, तो बच्चे उसमें इन्वॉल्व होकर खाना खा लेते हैं। वो भी उनके लिए एक टीवी जैसा ही होता है। दूसरा क्या है कि बच्चे को हम मल्टीपल कलरफुल खाना खिलाएं। जैसे कि खाना है उसके ऊपर कभी टॉपिंग्स जो है धनिए की डाल दी, ग्रीन कलर का हो गया, या देखने में जो है बच्चा खाना जो है वो सुंदर है, टमाटो जो है वो काट के डाल दिया, उसको अच्छा दिखाएं। दूसरा, अगर हम बच्चे को ग्रुप में खिलाएं कि 2 बच्चे खा रहे हैं, दोनों को कि कौन फास्ट खाएगा, अगर हम ऐसे खाते हैं तो बच्चे जो है खुश होकर खाते हैं और खाना भी जो है जल्दी खा लेते हैं। आप देखोगे कि लगभग 90% से ज़्यादा बच्चे जो हैं स्कूल में खाना खा के आते हैं। वो क्यों खा के आते हैं? क्योंकि और बच्चे भी खा रहे होते हैं, तो उसको देखा देखी जो है अपना बच्चा भी खाने लग जाता है। तो सेम एनवायरनमेंट जो है अपने को घर में क्रिएट करने की ज़रूरत है, और मोबाइल और टीवी के साथ तो खाना अपने को कभी भी नहीं खिलाना है। और जैसे कि जो दूध और बिस्कुट खिला रहे हैं, अगर बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा तो दूध और बिस्कुट खिला देते हैं ज़्यादातर, क्या ये सही है? पहले तो बात करते हैं बिस्किट की। बिस्किट जो है 3 चीज़ों से बना होता है, आप भी एग्री करोगे। बिस्किट में क्या होता है? चीनी। चीनी अपने को पता है कि कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होती है। दूसरा होता है उसके अंदर मैदा। मैदा आपको पता है कि हमारे हार्ट को और किडनीज को नुकसान पहुंचाता है। तीसरा होता है उसके अंदर तेल। तीनों ही चीज़ें जो हैं हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो बिस्किट तो जो है कभी भी नहीं देना होता है। फिर पेरेंट्स कहते हैं जी अगर मैं आटे का बिस्किट घर का बना लूँ तो बिस्किट फिर भी उसके अंदर चीनी और तेल तो होएगा ही, जो नुकसानदायक है। दूध जो है बच्चे को जो है, एक बच्चे को 1 साल की उम्र के बाद जो है 400 ml से 500 ml से ज़्यादा दूध जो है बच्चे को डाइट में नहीं चाहिए होता। एक हमारी स्टमक है, जो पेट है, उसकी कैपेसिटी है कि उसके अंदर इतना ही खाना आ सकता है। अगर आप बच्चे का जो सारा खाना जो है दूध से भर दोगे, तो बच्चे को जो और नेसेसरी चीज़ें हैं, जो सीरियल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो नहीं मिल पाएगी। अगर वो नहीं मिल पाएगी तो बच्चे के अंदर जो है डेफिशिएंसीज हो जाएंगी, आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिंक डेफिशिएंसी हो जाएगी, मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इसलिए जो दूध है वो लिमिटेड होना चाहिए, और बिस्किट या फिर बेक्ड आइटम्स या बेकरी आइटम्स तो हमें बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देनी है। और घरों में ये होता है, अगर बच्चा कुछ नहीं खा रहा है तो उसको दूध दे दो, दूध बिस्कुट दे दो। हाँ, तो मेरा ये वही सवाल का यही जवाब था कि दूध जो क्वांटिटी है वो 400 ml से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। बिस्किट हमने नहीं खाना है। अगर हम बच्चे को, जब तक बच्चा भूखा नहीं रहेगा तब तक बच्चा खाएगा नहीं।
हम उसको क्या होता है कि 2 घंटे 3 घंटे के बाद जो है बच्चा रो लेता है, हम उसको दूध पिला देते हैं और बच्चा जो है वो चुप हो जाता है, घर में संतुष्टि हो जाती है कि बच्चा कुछ खा नहीं रहा था, पेट भर गया, सो गया। पर उसके अगर हम लॉन्ग टर्म हैबिट्स नुकसान देखते हैं तो बहुत ज़्यादा है। मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी है, हाइट नहीं बढ़ेगी, वेट नहीं बढ़ेगा बच्चे का, अंदर से जो अपन आम भाषा में कहते हैं खोखला हो जाएगा बच्चा, है ना। और अगर अपने को बच्चे को अगर सपोज इस चीज़ से छुटकारा कैसे पाएँ, दूध और बिस्किट से या दूध से, उसके लिए हमें बच्चे को जो है ऑन डिमांड खाना करना पड़ेगा कि बच्चे को 6 घंटे 8 घंटे के बाद जब भूख लगे एक बार इनिशियली तब दें और दूध ना दें। और जो मेन प्रॉब्लम होती है आयरन डेफिशिएंसी, अगर हमारे बच्चे में वो है तो उसका हल निकाल। उसके लिए कोई सप्लीमेंट देना चाहिए? आयरन डेफिशिएंसी एक तो सबसे पहले तो जो चीज़ें फूड रिच होती है आयरन में, जैसे कि हमारा चुकंदर है, गुड़ जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का, ग्रीन वेजिटेबल्स जो है बहुत अच्छा सोर्स है, भुना हुआ चना जो है वो आयरन रिच फूड है। पहले तो ये तो हमें अपने डाइट में देने चाहिए। अगर आयरन कम है तो साथ में सप्लीमेंट्स ऐड होने चाहिए, वो आपको पीडियाट्रिशियन या जो आपका डॉक्टर है उसके अकॉर्डिंग जो है देना चाहिए। और अगर बात करते हैं न्यू बॉर्न बेबी की, तो न्यू बॉर्न बेबी के लिए वैसे तो सबसे अच्छा माँ का दूध होता है, लेकिन क्या फॉर्मूला मिल्क या काऊ मिल्क भी देना सेफ है? देखो जी, सबसे पहले तो ब्रेस्ट मिल्क का तो कोई मुकाबला है ही नहीं। ब्रेस्ट मिल्क से इम्यूनिटी मिलेगी जो हमें ना काऊ मिल्क से मिल सकती, ना फॉर्मूला मिल्क से मिल सकती। ब्रेस्ट मिल्क से जो है एक बच्चे की माँ के साथ बॉन्डिंग डेवलप होती है जो हमारे दूसरे मिल्क से नहीं होती। अगर इन केस जो है ब्रेस्ट मिल्क अवेलेबल नहीं है, बच्चा जो है बच्चे की माँ को बहुत ज़्यादा बीमारी है, तो हमें जो है अल्टरनेट सोर्स ऑफ मिल्क के बारे में सोचना चाहिए। अल्टरनेट सोर्स ऑफ मिल्क सेकंड ऑप्शन आ जाती है। आजकल जो है जगह जगह ब्रेस्ट मिल्क बैंक खुल रहे हैं। ओके। उसके अंदर क्या होता है कि मदर्स जो जिनके पास मिल्क फालतू होता है वो अपना मिल्क डोनेट कर देती हैं, और वो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकता है जो जिनके पास माँ का दूध नहीं है। अगर हमें ब्रेस्ट मिल्क बैंक से मिल्क नहीं मिल रहा तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन रह जाती है, या तो डब्बे वाला मिल्क जो कि हम प्रोसेस मिल्क कहते हैं, या फिर काऊ मिल्क, बफेलो मिल्क। इससे पहले मैं ये बताऊंगा कि बकरी का दूध बच्चे को कभी भी नहीं देना है। हम लोगों के मन में ये रहता है कि जैसे डेंगू बुखार में बकरी का दूध दो तो प्लेटलेट बढ़ जाएंगी। बच्चे के लिए, नवजात बच्चे के लिए बकरी का दूध एक जहर के समान है। वो हमारे शरीर में तेजाब बना देता है जिससे हमारी आंतों को नुकसान हो जाता है और बच्चे के लिए जानलेवा है। अब हमारा नेक्स्ट कंपैरिजन था डब्बे के दूध वर्सेस काऊ मिल्क और बफेलो मिल्क। काऊ मिल्क और बफेलो मिल्क अगर हम बच्चे को दे रहे हैं तो उसके अंदर पानी मत डालो, ना उसके अंदर सौंफ डालनी, ना उसको दूध को पतला करने की जरूरत, इलायची डालते हैं? ना इलायची डालनी, ना उसके अंदर मीठा करना। अगर दूध देना है तो उसको एज इट इज़ देना है। ओके। जो पाउडर का दूध है वो एक्सपेंसिव है, हर जना उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर हमारे पास हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो गाय का दूध और भैंस का दूध भी इतना नुकसानदायक नहीं है। मतलब बेस्ट तो जो है अभी भी मैं कहूँगा ब्रेस्ट मिल्क है। सेकंड ऑप्शन जो पाउडर का दूध है उसको ऐसे प्रोसेस कर दिया गया है कि उसको माँ के दूध के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं कि कैल्शियम फॉस्फोरस की जो रेशो है, आयरन है, वो उसको उसकी तरह कन्वर्ट करने की कोशिश करी गई है। तो डेफिनेटली डब्बे का दूध जो है 5 पैसे 10 पैसे जो है गाय के भैंस के दूध से बेटर है, पर इतना कोई फ़र्क नहीं है। और 6 महीने तक पानी देना सेफ है या पानी नहीं देना चाहिए? देखो, पानी का जो है 6 महीने तक तो सोचना ही नहीं चाहिए कि मैं बच्चे को जो है पानी देना है। 6 महीने के बाद भी क्या होता है कि स्टमक की जो कैपेसिटी है वो एक फिक्स्ड है, और हम जो है बच्चे का वेट बढ़ाना चाहते हैं, तो वेट पानी से तो वेट बढ़ेगा नहीं। और बच्चा जो है पानी फ्रेंडली होता है, आप उसको जितना पानी पिलाया जाओ वो खुश होकर पीता रहता है। तो सर्दी के मौसम में तो मैं कभी भी नहीं कहता कि जी बच्चे को आप पानी दो। आप 6 मंथ्स में कॉम्प्लीमेंट्री फीड शुरू करो, उसके साथ जो है आप माँ का दूध पिलाइए। दूध के अंदर 70 पैसे 80 पैसे पानी होता है, तो बच्चे की पानी की रिक्वायरमेंट जो है वहाँ से पूरी हो जाती है। अगर हम बात करते हैं गर्मियों के मौसम में, उस टाइम जो है बच्चे को हाइड्रेशन बेटर चाहिए होती है, तो 6 महीने तक तो तब भी पानी नहीं देना है। 6 महीने के बाद खाना खिलाने के बाद आप बच्चे को फ्यू सिप्स ऑफ वाटर दे सकते हैं।
और जैसे कि माँ का दूध बच्चा पीता है, तो बोला जाता है कि माँ जो खाती है वो सभी टेस्ट बच्चे को मिलता है। तो माँ की सही डाइट क्या होगी प्रेगनेंसी और जब फीडिंग करा रही है माँ उस टाइम पे? सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जब बच्चा पैदा हुआ उस टाइम माँ की डाइट क्या होनी चाहिए। तो माँ की डाइट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माँ का दूध बढ़ाती हैं, जिनको हम गैलेक्टोगॉग्स कहते हैं, वो हमें डाइट में ज़्यादा लेना चाहिए। सबसे पहले दूध बढ़ाने के लिए क्या है कि माँ को एक प्रॉपर स्लीप मिलनी चाहिए 5-6 घंटे की, माँ को रेस्ट मिले, माँ को कोई टेंशन है क्योंकि पोस्ट प्रेगनेंसी जो है डिप्रेशन एनजाइटी ऐसे होते हैं, तो माँ का स्ट्रेस जो है हमें कम से कम करना चाहिए, क्योंकि दूध हमेशा जो है वो प्रोडक्शन जो है हमारे ब्रेन से होती है, हॉर्मोन्स ब्रेन से सिक्रीट होते हैं। माँ का दिमाग शांत रहेगा तभी वो दूध बनेंगे, टेंशन में आप देखोगे कि दूध एकदम से सूख जाता है। डाइट की बात करते हैं तो खाना खाने दूध पिलाने के बाद बच्चे को आप हर बार दूध पिलाते हैं उसके बाद 1 गिलास पानी पी लो, उससे आपकी हाइड्रेशन जो है मेंटेन रहेगी, दूध जो है ठीक बनेगा। खाना खाने के बाद तुलसी के पत्ते चबाइए और सौंफ खाइए, ये हमारे गैलेक्टोगॉग्स हैं जो दूध बढ़ाएंगे। सफ़ेद जीरा, अजवाइन है, ये जो चीज़ें हैं ये मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और मेथी के दाने जो हैं आप 2 चम्मच लीजिए, रात को भिगोइए, सवेरे मेथी के दाने और पानी जो है वो पी लीजिए, इससे जो है मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। एक जो है जब बच्चे की माँ जब दूध पिला रही होती है, ब्रेस्ट फीडिंग फेज चल रही होती है, तो उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा हर टाइम जो है क्रेविंग्स हो रही होती हैं कि मैं पेस्ट्री खा लूँ, केक खा लूँ, तो ये हमें क्रेविंग्स के लिए जो है हमें ड्राई फ्रूट्स हैं, आलमंड है, पिस्ता है, अखरोट है, ये चीज़ें जो है अपने अपने साइड रखनी चाहिए। फ्रूट्स हैं, सैलड्स हैं। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि 3 तो आप लार्ज मील खाओ जिसके अंदर ब्राउन राइस है, उपमा है और ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये आप खाओ और सैलेड खाओ। और जो 2-3 छोटे मील्स हैं उसमें आप थोड़ा सा मिल्क लो, आप उसके अंदर चाय पीना चाहते हो चाय पियो और अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो खाओ। तो आप ये चीज़ को करो कि मैंने जो है कोई भी जो है फास्ट फूड, बेकरी आइटम्स जो हैं नहीं खानी है, इससे जो है माँ का मिल्क जो है वो बढ़ जाएगा। कुछ लोग आपने देखा होगा कि तुमने जो है पीला नहीं खाना, बच्चे को पीलिया हो जाएगा, तो उससे कभी पीलिया नहीं होता है ना। आपने सुना होगा कि तुमने मिर्चें नहीं खानी, बच्चे को मिर्च लग जाएगी, ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं होता। हाँ, ठीक है ना। तो ये मिथ्स मैं बस करना चाहूँगा कि पीला खाने से बच्चे को पीलिया नहीं होता, मिर्च खाने से मिर्च नहीं होती, और आइसक्रीम खाने से बच्चे को ठंड नहीं लगती है। सर अगर बात करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्सरसाइज, कुछ लोग बोलते हैं कि डेली वॉक करनी चाहिए, 9th मंथ में बोलते हैं कि बैठ के पोछा लगाओ, इसके ऊपर सर? आपके ये 2 क्वेश्चन है, मैं इनका जवाब जो है एक एक करके दूंगा। सबसे पहले तो प्रेगनेंसी का टाइम जो है बहुत स्ट्रेसफुल टाइम होता है। स्ट्रेसफुल टाइम होता है तो मदर को एनजाइटी हो रही होती है कि क्या होएगा, है ना। कभी उनको जो है वॉमिटिंग आ रही होती है। तो डाइट तो जो है मैं हमेशा कहता हूँ किसी की भी डाइट हो, चाहे न्यूबॉर्न की हो, चाहे बच्चे की हो, चाहे प्रेगनेंसी की हो, चाहे अडल्ट की हो, हमेशा हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब कि हमारे खाने के अंदर फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए, हमारे खाने के अंदर सीरियल्स भी होने चाहिए, प्रोटीन्स भी होने चाहिए, सब चीज़ों का योगदान प्रॉपर होना चाहिए। एक्सरसाइज की बात करते हैं तो एक्सरसाइज तो जो है प्रेगनेंसी प्लान करने के टाइम से शुरू हो जानी चाहिए, जिसको हम कहते हैं प्री कंसेप्चुअल एरिया। उस टाइम से हमें एक्सरसाइज शुरू होनी चाहिए। और एक्सरसाइज जो है हर ट्राइमेस्टर की अलग एक्सरसाइज है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ आसन हमें करने चाहिए, सेकंड में अलग करने चाहिए, थर्ड में हमें अलग करने चाहिए। जो आप कह रहे हो कि वॉक करनी चाहिए और पोछा लगाना चाहिए, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो है पेल्विक मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग होती हैं और बच्चे की पोजीशनिंग जो है वो बेटर होती है। तो इसमें नॉर्मल डिलीवरी करने के टाइम में जो है आसानी होती है। दूसरा जो है प्रेगनेंसी के टाइम मैं कहता हूँ कि अच्छी अच्छी हमें किताबें पढ़नी चाहिए, जिसको हम गर्भ संस्कार भी कहते हैं। गर्भ संस्कार के अंदर जो है 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो गर्भ आहार। गर्भ आहार का मतलब क्या है कि एक प्रॉपर जो है न्यूट्रिशनल खाना खाओ, कोई भी फास्ट फूड ना खाओ। क्रेविंग हो रही है तो चॉकलेट वगैरह नहीं खाने की ज़रूरत, नॉर्मल अपने जो है उस टाइम सैलेड या फ्रूट खा सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो है गर्भ योग,
जो कि हम अभी एक्सरसाइज की बात कर रहे थे कि हम प्रॉपर एक्सरसाइज करें। तीसरा क्या है कि सब कुछ पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो, बच्चे से बात करो, पॉजिटिव बात करो, उसको बुक्स पढ़ पढ़ के सुनाइए, ठीक है ना। किसी भी जो डोमेस्टिक जो घर में लड़ाई हो रही है, किसी से भी कोई आपस में मतभेद हो रहा है, उसको मत करो, किसी से आर्गुमेंट में इन्वॉल्व ना हो। अपने आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखोगे तो हमने ये भी पाया है स्टडीज़ में कि इन बच्चों के अंदर जो है आगे जाके ब्रेन डेवलपमेंट बेटर होती है और इनके अंदर ऑटिज़म और ADHD जैसी बीमारियां जो हैं वो कम पाई जाती हैं। सर ये ऑटिज्म क्या है, और ये क्या जन्म से पहले ही हो जाता है या जन्म के बाद होता है? ऑटिज़म जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तब भी हम जो है पॉजिटिव बात करते हैं तो ऑटिज़म के चांसेस कम होते हैं। तो ऑटिज़म जो है एक ये मल्टी फैक्टोरियल चीज़ है, यानी कि बहुत सारे चीज़ें जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। जैसे कि इसके अंदर जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व है, एनवायरनमेंट इन्वॉल्व है। एनवायरनमेंट की बात करता हूँ कि पहले ज़माने में क्या होता था, बच्चे जो हैं गली मोहल्ले में खेल रहे होते थे और बहुत सारे बच्चों के साथ खेल रहे होते थे, इन्वॉल्व होते थे, तो ये ऑटिज़म की बीमारी कम पाई जाती थी। ये बात भी सही है कि ऑटिज़म की बीमारी डायग्नोज भी कम होती थी। अब क्या हो गया है, सिंगल न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, पेरेंट्स जो है वर्किंग है, बच्चा जो है वो अकेला रहता है, ना किसी के साथ इंटरेक्ट कर सकता, तो इसलिए जो है ऑटिज़म की बीमारी जो है ज़्यादा पाई जाती है। दूसरा जो है फूड रिलेटेड भी है कि जितना ज़्यादा हम बच्चे को जो है अनबैलेंस डाइट फास्ट फूड्स खिलाएंगे तो ऑटिज़म बढ़ जाता है। ओके। अब जो है हम बात करते हैं कि ऑटिज़म के लिए जो है हमें 2 साल से पहले जो है एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसको हम M-चार्ट स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। हर बच्चे का जो है वो स्क्रीनिंग चार्ट जो है वो हो जाना चाहिए कि हमारे बच्चे अगर ऑटिज़म के लिए प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हैं तो हम उसके ऊपर वर्कअप करें। आज भी मैं एक ही बात कहूँगा, ऑटिज़म को बचाने का एक ही तरीका है कि हमारा बच्चा जो है न्यूक्लियर फैमिली में ना हो के जॉइंट फैमिली में हो। अगर वो हम नहीं कर सकते तो कम से कम जो है हमारा बच्चा रोज़ 2 घंटे जो है गली मोहल्ले में या फिर अगर हम सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी में जाके और बच्चों के साथ खेले या पैरेलल प्ले करें। जितना बच्चों के साथ घुलने मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप और देखोगे कि ऑटिज़म नहीं होएगा। मैं अब आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जो ऑटिज़म यानी कि जो हम कहते हैं कि ये डेवलपमेंटल सेंटर्स हैं, कोविड के टाइम के बाद से जो ये डेवलपमेंटल सेंटर हैं हर सिटी के अंदर 10 टाइम्स बढ़ गए हैं। पोस्ट कोविड जो बच्चे कोविड टाइम में पैदा हुए थे उन बच्चों के अंदर ऑटिज़म और ADHD की बीमारी इतनी ज़्यादा है कि इतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स और सेंटर्स डेवलप हो गए हैं, क्योंकि उस टाइम क्या था कि बच्चे जो थे आइसोलेट रह रहे थे। सर ये मोबाइल स्क्रीन और मोबाइल का इतना ज़्यादा अभी यूज़ कर रहे हैं लोग, बच्चे बच्चे पूरा टाइम रील को स्क्रॉल करते रहते हैं, तो क्या ये सही है? देखो, एक टेक्नोलॉजी आई है तो मैं कहूँ कि एब्सोल्यूट मोबाइल नहीं देखना तो कहना गलत होएगा, पर 3 साल से पहले तो बच्चे को मोबाइल नहीं दिखाना चाहिए। चाहे हम उसको खाना खिलाते हुए कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी कारण कर रहे हैं, 3 साल से पहले तो एब्सोल्यूट नो है। 3 साल से 6 साल की उम्र के अंदर मैं कहता हूँ कि हाफ एन आवर जो है बच्चे को जो है मोबाइल देखने को मिलना चाहिए। 6 साल के बाद जो है बच्चे को अगर अपना स्कूल का काम करना है, नहीं तो 1 आवर जो है वो सफिशिएंट टाइम होता है। मोबाइल यूजिंग के जो हैं कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो मैं मानता हूँ। सबसे पहले तो जब बच्चा मोबाइल देखे तो पेरेंट्स के निगरानी में देखें, ये ना हो कि जो है पेरेंट्स अपना किसी चीज़ में एंगेज हैं। दूसरा, पेरेंट्स के पास पेरेंटल कंट्रोल होने चाहिए। और मोबाइल जो है एब्सोल्युटली नो है जब बच्चा सोने वाला हो, जब बच्चा खाना खा रहा हो या फिर बच्चा कोई अपने स्कूल की एक्टिविटी कर रहा हो। इन 3 टाइम में तो मोबाइल का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। आप ये भी देखोगे कि जो बच्चे जो मोबाइल ज़्यादा देख रहे हैं उनके अंदर ऑटिज़म की बीमारी जो है बहुत ज़्यादा है। आपने शायद एक रील भी देखा होगा कि एक रील वायरल हुआ था कि बच्चा जो है वो सो रहा था और सोते सोते ही जो है वो मोबाइल को स्क्रॉल करने में लगा हुआ था। ये सारे अपने को बताते हैं कि बच्चे के माइंड के ऊपर कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। दूसरा, मोबाइल देखने से बच्चा जो है बाहर खेलने नहीं जाता है तो बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रही है, बच्चा कोई एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व हो रहा, बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो मोबाइल तो जो है केयरफुल
लिमिटेड रोल, वो भी 3 साल की उम्र के बाद, उससे पहले तो सोचना भी नहीं है। और ये जो शॉर्ट कंटेंट है, जो शॉर्ट रील्स है, ये तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ख़राब है। शॉर्ट रील में 15-15 सेकंड का कंटेंट आता है और बच्चा स्क्रॉल करता रहता है। उससे बेटर तो टीवी पे कोई लॉन्ग वीडियो भी देखें, वो ज़्यादा बढ़िया है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अगर कुछ एजुकेशनल वीडियोस हैं, ठीक है ना, पर वो भी 3 साल के बाद यूज़ होनी चाहिए। एजुकेशनल वीडियोस हैं जिनको जो है हमने जो है प्लेफुल मेथड में बना रखा है, वो जो है टीवी पे देखी जाए। उससे क्या है कि एक तो टीवी जो है दूर होता है, दूसरा जो है पेरेंट्स के कंट्रोल में होता है। अगर बच्चा रील देख रहा होता है तो कई बार रील स्क्रॉल करते करते ऐसी रील आ जाती है जो हमारे बच्चे को नहीं देखनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि यूज़लेस रील्स जो हैं वो हम भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो है पेरेंट्स को एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा। बच्चों ने वही फॉलो करना है जो उनके माँ बाप कर रहे हैं, जो उनके पेरेंट्स कर रहे हैं। अब मैं तो जो है बेड पे बैठ के खाना खा रहा हूँ और मैं अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करूँ कि जो है तुम खाना टेबल चेयर पे खाओ। मैं तो जो है मोबाइल या टीवी देखते हुए खाना खा रहा हूँ, आपा बच्चे को कहें कि तुम नहीं करोगे, तो ये चीज़ कभी भी फॉलो नहीं होती। पेरेंटिंग का सबसे बड़ा नियम है कि अपने माँ बच्चों के लिए रोल मॉडल खुद बन के दिखाओ सबसे पहले। सर जैसे कि हम लोग पेरेंट्स तो है ना, बोलते हैं कि भाई नॉर्मल डिलीवरी करो, और डॉक्टर का झुकाव ज़्यादा सिजेरियन की तरफ होता है, तो क्या रीज़न है ये? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि कोई भी डॉक्टर जो है ये नहीं चाहेगा कि आपके सिजेरियन होए या डिलीवरी नॉर्मल होए। बच्चे डॉक्टर ये चाहेगा कि माँ स्वस्थ रहे और बच्चा जो होए वो स्वस्थ रहे। अगर आपकी डिलीवरी जो है इंडिकेशन जो है सिजेरियन बनता है तो सिजेरियन होएगा, अगर नॉर्मल हो सकता है उसका तो नॉर्मल होएगा। नॉर्मल डिलीवरी के और सिजेरियन के जैसे, अगर सपोज़ बच्चे की माँ को बहुत ज़्यादा बीपी शूट अप हो रहा है और हमें बच्चे को पहले पैदा कराना है तो उसके लिए हमें डेफिनेटली सिजेरियन करना पड़ेगा। अगर जो है बच्चे का साइज़ बड़ा है और माँ के गर्भ में रास्ते का जो साइज़ है वो छोटा है तो सिजेरियन कराना पड़ेगा। बच्चा जो है, जैसे हमारे पहले एक ख्यालात थे कि अगर सिजेरियन हो रहा है तो माँ के अंदर कोई कमी रह जाएगी, अगर नॉर्मल हो रहा है तो कोई कमी नहीं रहेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। नॉर्मल नॉर्मल और सिजेरियन जो हैं दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही सेफ़ हैं। उसमें ना तो बच्चे के अंदर कोई कमी होनी, ना माँ के अंदर कमी होनी। जो इंडिकेशन बनती है जिसके अंदर बच्चे और माँ को जो है कम से कम रिस्क होए, वो काम होना चाहिए, और वो मेरे को लगता है कि डॉक्टर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जैसे कि मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ था, उनका है ना, वो लोग नॉर्मल के लिए ट्राई कर रहे थे, ठीक है। तो सुबह वाटर ब्रेक हो गया, वो लोग वेट कर रहे थे, तो काफ़ी टाइम तक वो वेट करते रहे। उसके बाद जब बेबी हुआ तो उसके लंग्स में पोटी चली गई थी। तो ऐसा क्यों हुआ? कितनी देर वेट करना सही है? जैसे कि मैंने आपको कहा है ना कि सिजेरियन और नॉर्मल का जो वो है वो आपके डॉक्टर का जो है डिसीज़न होना चाहिए। अगर बच्चे ने पेट में पॉटी कर ली है और बच्चे की धड़कन कम ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब तो हमें इमीडिएटली जो है सिजेरियन करना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। कई बार क्या है, बच्चा पैदा होते होते रास्ते में पॉटी कर देता है। कई बार क्या होता है, बच्चा पेट में पॉटी कर रखी होती है और बैग हमारा फटा नहीं होता तो पता ही नहीं होता कि बच्चे ने पॉटी कर भी रखी है। तो पॉटी का नुकसान तब होता है जब पॉटी या तो हमारे लंग्स में चली जाए, या हमारे पेट के अंदर जो है गैस्ट्राइटिस करे, या फिर हमारे हार्ट को जो है नुकसान करे। तो ये जो है डिसीज़न जो है हमारे ऑपरेटिंग गायनेकोलॉजिस्ट का होना चाहिए कि हमारे बच्चे को अगर धड़कन कम ज़्यादा हो रही है तो इमीडिएटली होना चाहिए, नहीं हो रहा तो हम उसके लिए वेट कर सकते हैं। और उसके बेबी को उसके बाद 10 दिन के लिए नर्सरी में रखा, तो सर क्या नर्सरी में बच्चा सेफ रहता है और उसकी केयर अच्छे से हो पाती है? देखो जी, अगर तो बच्चे को अगर सांस की तकलीफ़ हो रही है, बच्चे ने अगर पॉटी ले ली है और उनके लंग्स में निमोनिया हो गया है,
तो हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। बच्चे को जो है अपने को सीपैप या वेंटिलेटर जो भी उसको रिक्वायर्ड है मशीन, उसके ऊपर रखा जाएगा। और आजकल जो है नर्सरी जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई हैं, और मेरे को तो लगता है कि नर्सरी में जो केयर है वो एट पार मिल रही है। एक मदर बॉन्डिंग जो है उसको छोड़ के जो है टाइमली जो है बच्चे को दूध मिलना, बच्चे को जो है केयर जो मिलना, वो सब प्रॉपरली हो रहा है। पर यह है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर बच्चे को तकलीफ़ है, सांस की तकलीफ़ है, तो हम बच्चे को माँ के पास तो छोड़ नहीं सकते हैं। बच्चे का इलाज तो अपने को कराना ही पड़ेगा। तो सर जैसे कि हिसार में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो नर्सरी वाले पेशेंट्स हैं आपने सबसे ज़्यादा हैंडल किए होंगे, तो कोई आप अपना कोई अच्छा एक्सपीरियंस बताओ जो आपके साथ रहा हो। कई बार क्या होता है कि डॉक्टर को भी नहीं पता होता कि बच्चा जो है बच जाएगा। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि बच्चा इतना सीरियस होता है कि हम उनको कह देते हैं कि जी बच्चे का जो है इलाज जो है कराने की ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं लगता बच पाएगा, और वो बच्चा बच जाता है। तो सबसे ज़्यादा खुशी हमें होती है, पेरेंट्स को भी होती है। पर कई बार ऐसा होता है, जैसे कि एक बात पिछले साल की है, एक हमारे पास 420 ग्राम का बच्चा जो है वो पैदा हुआ था। तो पूरे इंडिया में जो है इससे छोटा आज तक सिर्फ एक ही बच्चा बच पाया था। तो और इन बच्चों को जो है लंबे समय तक नर्सरी में रखना पड़ता है, 2 महीने 3 महीने, कई बार 4-4 5-5 महीने भी रखना पड़ता है। तो उसमें फाइनेंशियल भी बर्डन होता है पेरेंट्स के ऊपर, और इमोशनल बर्डन भी होता है। तो उसमें हमें जो है पेरेंट्स को ऑप्शन दे देते हैं कि हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, बाकी तो आने वाला टाइम बताएगा। तो ऐसे ही उनका जो पहले 2 बच्चे हुए थे, एक 700 ग्राम का हुआ था, एक 800 ग्राम का हुआ था। वो जो है हिसार में ना होके और कहीं हुए थे, तो वो बच्चे जो हैं वहाँ पे बच नहीं पाए थे। तो ऐसे इनका इस बार जो बच्चा वो सिर्फ 420 ग्राम का था। तो उनको मैंने यही समझाया कि जी बचने के चांसेस तो आप मान के चलो 1% ही है, और या फिर आप समझो ना ही है। मैंने कहा ये भी हो सकता है कि 1 महीना 2 महीने बच्चा टाइम टपा जाए, उसके बाद भी बच्चा जो है अपने हाथ कुछ ना लगे। तो बच्चे के दादाजी थे, वो कहते डॉक्टर साहब वैसे तो कुछ है नहीं, एक बार कोशिश ही करके देख लेते हैं। तो उस बच्चे को जो है हम रोज़ देखते थे कि रोज़ आज इम्प्रूव होए, तो वो करते करते जो है बच्चा जो है ठीक होता गया, और हमने उसको डिस्चार्ज किया। और अब वो बच्चा 1 साल का हो गया है। तो उसके जो है दादाजी स्पेशली हमसे मिलने आए थे, क्योंकि बच्चा जो था वो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर का था। तो स्पेशली हमारा थैंक यू करने, तो हमने कहा जी ये तो अगर आप उस दिन डिसीज़न ही ना लेते कि बच्चा बच जाएगा, बच की आप कोशिश करो, तो ये बच्चा अपने हाथ ही नहीं लगना था। तो ऐसे कई बार हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि हमारी जो हम सोचते हैं उससे भी ज़्यादा जो है वो भगवान जो है बच्चे को जो है, भगवान ने लिखा हुआ था कि इसने बचना है तो बचा दिया, ज़रिया मेरे को बना दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसमें वो कितना टाइम तक नर्सरी में रहा? वो बच्चा जो है 2.5 महीने हमारे पास नर्सरी में रहा था। अभी रिसेंटली एक और बच्चा था, वो बच्चा तो मतलब प्री मैच्योर पैदा हुआ था, कम टाइम का पैदा हुआ था, और 10 साल के बाद पैदा हुआ था पेरेंट्स के। तो उस बच्चे के जैसे पैदा हुआ तो लंग्स कमज़ोर थे, हमारी गट पेट यानी कमज़ोर था, आंखें कमज़ोर थी। तो वो बच्चा 15 दिन पे वो इतना सीरियस हो गया कि वो वेंटिलेटर पे चला गया। उसके पेट में, फेफड़ों में हर जगह पानी भर गया और बच्चा फूल गया। मतलब कि हम जिसको कहते हैं एंड स्टेज डिजीज़ होगी उसके साथ। तो पेरेंट्स को मैंने समझाया कि जी चांसेस कम है, पर वो बच्चा भी ग्रेजुअली करते करते वो ठीक हो गया एकदम। और मतलब कि कई बार ऐसे अजूबे हो जाते हैं। तो नर्सरी में क्या थोड़ा वेट गेन होता है बच्चे का या सेम रहता है? ऐसा होता है जी कि वेट गेन के लिए सबसे पहले है दूध। जब तक बच्चा पूरे दूध पे नहीं जाएगा तब तक बच्चे का वेट गेन नहीं होएगा। और कोई भी बच्चा पैदा होता है, चाहे वो घर में रहे, चाहे माँ पेरेंट्स के पास या नर्सरी में रहे, पहले कुछ दिन वेट लॉस होता ही होता है, क्योंकि जो हमारी स्किन है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो निकलता है। अगर कोई 3 किलो का बच्चा भी पैदा होता है तो उसके पहले 7 दिन जो है उस बच्चे का वेट लॉस होएगा। और बच्चा जितने कम वेट का होता है उसका उतना ज़्यादा वेट लॉस होता जाता है। जैसे कि सपोज़ मेरे पास 3 किलो का बच्चा पैदा हुआ तो उसका 10% वेट लॉस होएगा, लगभग वो बच्चा 2.7 kg तक जाता है। अगर उससे ज़्यादा भी वेट लॉस हो रहा है तो अपने को कारण ढूंढना पड़ेगा।
और वो जनरली 10 डेज पे जो जाके उनका वेट गेन हो जाता है। और अगर कोई बच्चा प्री मेच्योर पैदा हुआ है, कोई 1 किलो का पैदा हुआ है, 1.5 किलो का पैदा हुआ है, उनका वजन और ज़्यादा कम होता है। तो अपने को लगता है कि बच्चा नर्सरी में एडमिट हो गया और बच्चे का तो वेट लॉस हो रहा है। वेट लॉस जो है वो वहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, और उनका भी हो रहा है जो बच्चे पूरे दूध पे हैं। नर्सरी वाले जो प्रीमेच्योर बच्चे हैं उनका तो कई बार वो दूध पे भी नहीं होते हैं, और जनरली वो बच्चे 15 से 20 दिन कई बार ले लेते हैं जो 1 किलो से कम के होते हैं वेट गेन शुरू करने में। मतलब आप मानो कि अगर कोई बच्चा 1 किलो का पैदा हो गया तो वो घट के जो है वो कई बार 800 ग्राम का भी हो जाता है। ओके। जैसे कि सर अभी सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में बच्चे की पहली सर्दी होती है, पहली सर्दी में कैसे बच्चे को मेंटेन करना चाहिए? सबसे पहले तो हमारे मन में ये होता है कि ठंड हो रही है तो बच्चे को नहलाए ना। तो कोई भी न्यूबॉर्न है उसको हमें, जब हमारी कॉर्ड फॉल हो जाती है, यानी जो अम्बिलिकस होती है जिसको हम आम भाषा में सुंडी बोलते हैं, जब वो गिर जाती है उसके बाद बच्चे को अपने को रोज़ नहलाना चाहिए। एक जो है हमें रूम टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखना चाहिए। कमरे का तापमान जो है वो 26 से 28 डिग्री के बीच में रहना चाहिए। तो आप चाहे कमरे के अंदर जो है टेम्परेचर क्लॉक लगा लो, जिससे आपको पता चलता रहे कि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन है। और ठंड में हम जो है, एक क्वेश्चन आ जाता है कि हम क्या हीटर यूज़ कर सकते हैं। तो हमें नॉर्मल हीटर तो कभी भी यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो ड्राइनेस करते हैं, कईयों में सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। एक जो ऑयल हीटर है वो कहते हैं कि नियर बाय जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, कि ऑयल हीटर जो है वो बेटर ऑप्शन है। वो भी अगर बच्चा हमारे कमरे के एक कोने में लेटा हुआ है तो दूसरे कोने में जो है हम उसको ऑयल हीटर को यूज़ करें। तीसरा है कि बच्चे को मल्टीपल लेयर्स जो है हम उसको पहनाएं। जैसे कि कॉटन की मल्टीपल लेयर्स जो हैं वो हमेशा बेटर है वुलन लेयर्स से। तो आप बच्चे को, अगर ठंड है तो हमेशा एक नियम कहता है कि जितने कपड़े एक अडल्ट ने पहन रखे हैं उससे 1 या 2 फालतू कपड़े जो है एक न्यूबॉर्न पहने। अगली बात, अगर किसी जने को सर्दी खांसी जुकाम है, वो बच्चे से दूर रहे। हैंड वॉश और सैनिटाइज़र्स जो है फ्रीक्वेंटली यूज़ करें बच्चे को छूने से पहले। और बच्चे को किसी भी सोशल गैदरिंग में ले जाने से पहले 2 बार सोचें कि हम अवॉइड करें कि सोशल गैदरिंग में बच्चे को ना लेके जाएं। इन सब चीज़ों से जो है हम बच्चे को ठंड से बचा सकते हैं। एक और चीज़ है कि बच्चे की मसाज हम जो है कोकोनट ऑयल से करें उसको नहलाने के बाद, तो वो भी एक लेयर बना लेता है और बच्चे को ठंड से बचाता है। वैसे जैसे कि 6 मंथ के लिए, 6 मंथ तक तो बिल्कुल कहीं भी ना लेके जाएं पब्लिक गैदरिंग में। 6 मंथ्स मैं तो कहता हूँ कि पहला 1 साल जो ठंड का है और गर्मी का दोनों सीज़न एक बार निकल जाने चाहिए, उसके बाद बच्चे को पब्लिक गैदरिंग में लेके जाना चाहिए। कि जैसे कि कोई सी शादी है, कोई फंक्शन है, और वहाँ भी कोशिश करो कि बच्चे को, जैसे हमारे आम हिंदुस्तान में क्या होता है, कोई भी आता है बच्चे के गाल खींच के, जी बहुत प्यारा बच्चा है ना, वो चीज़ आप अवॉइड करें। तो अब किसी को कहो कि बच्चे को ना छुए तो अगला बुरा मानता है, तो इससे बेटर है कि हम लेके ही ना जाएं। ठीक है ना जी। न्यूबॉर्न बेबी की मालिश कब से करनी चाहिए? नवजात बच्चा, एक तो पहला नियम जो है मालिश का, कि मालिश हमें खुद करनी चाहिए, ना कि किसी से करवानी चाहिए। क्योंकि बच्चे की जो बोन्स हैं वो बहुत डेलिकेट होती हैं, तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। और जो मालिश है उसकी जो है डिफरेंट तरीके हैं, कि हमें जो है एक हॉरिजॉन्टल वे में जो है हम मिल्किंग वे में जो है बच्चे की हाथ की मालिश करें, सर्कुलर वे में जो है पेट की मालिश करें। तो उस तरीके से अपने को करनी चाहिए। और बच्चे के पैदा होने के 15 दिन के बाद मालिश करनी चाहिए। मालिश हमेशा जो है नारियल तेल से करें। हमें जो है सरसों का तेल या बादाम का तेल, इस तरह के ऑलिव ऑयल, ये तेल जो है हम ना यूज़ करें। कोकोनट ऑयल हमेशा बेटर होता है। बच्चे के 15 पैदा होने के 15 दिन के बाद करें। और इससे क्या है, बच्चे को नींद अच्छी आती है। जो हम कहते हैं कॉलिक का प्रॉब्लम है, कॉलिक की प्रॉब्लम कम हो जाती है। बच्चे की ब्लड सर्कुलेशन बेटर होती है और बच्चे की ग्रोथ, मेंटल एज वेल एज फिजिकल जो ग्रोथ है वो बेटर होती है। पर मालिश हमने जो है वो खुद करनी है। और जो जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो माँ का अल्ट्रासाउंड होता है, तो बार बार अल्ट्रासाउंड करवाना क्या ये सेफ है? अल्ट्रासाउंड एक ऐसी मशीन है जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है। और अल्ट्रासाउंड जो है वो फ्रीक्वेंटली कराना चाहिए,
कि जैसे पहले तो 6 वीक्स में अल्ट्रासाउंड होता है कि बच्चे की जो है बच्चा ठहरा है कि नहीं ठहरा है, बच्चे की दिल की धड़कन आ गई है कि नहीं आ गई है। उसके बाद अगला अल्ट्रासाउंड ज़रूरी जो होता है वो होता है 10 हफ्ते से 12 हफ्ते के बीच में, कि बच्चे के कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिसको हम एंटी स्कैन कह देते हैं। उसमें जो है गले के पीछे की स्किन का नाप लिया जाता है। उसके बाद जो है मंथली अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। जब बच्चा जो है 4 से 5 महीने का पेट में होता है तो सबसे ज़रूरी स्कैन होता है जिसको हम कहते हैं अनोमली स्कैन। उसमें ये देखते हैं कि बच्चे के जो अंग हैं वो अंदर से ठीक बने हुए हैं कि भी नहीं बने हुए हैं। अगर बच्चे के अंग ही ठीक नहीं बने हुए हैं तो उसके नेसेसरी एक्शन लेना चाहिए। उसके बाद बच्चे के मंथली स्कैन्स होने चाहिए, और एक स्कैन जो है डिलीवरी से पहले होना चाहिए, जस्ट पहले की जो है बच्चे की पोजीशन कैसी है, प्लेसेंटा कैसा है, कि हमें जो है नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, सिजेरियन हो सकता है, क्या हो सकता है। अल्ट्रासाउंड वेव से बच्चे को 1% भी कोई नुकसान नहीं होता है। जो एक्सरेज हैं और जो सीटी स्कैन है उससे बच्चे को नुकसान होता है। इवन एमआरआई से भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता। प्रेगनेंसी के दौरान ट्रैवलिंग करना क्या सेफ है? प्रेगनेंसी के दौरान एक तो देखो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं, उसके अंदर तो बेड रेस्ट ही रिकमेंड होता है, ट्रैवल नहीं करना चाहिए। बाकी सब उसके अंदर हम ट्रैवल कर सकते हैं। जो बेस्ट टाइम जो ट्रैवल का होता है वो होता है सेकंड ट्राइमेस्टर, यानी कि 18 वीक्स से लेकर 28 वीक्स तक। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वैसे ही मदर को नोजिया और होता है, वॉमिटिंग सेंसेशन होती है, तो ट्रैवल उनके लिए दिक्कत हो जाती है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपकी गायनाकोलॉजिस्ट जो है वो कहती है कि हम ट्रैवल कर सकते हैं तो हमें ट्रैवल करना चाहिए। जो सेफ़ पीरियड है वो सेकंड ट्राइमेस्टर है, यानी 18 वीक्स से 28 वीक्स का जो टाइम है उसके अंदर हम ट्रैवल कर सकते हैं। 4 मंथ के बाद। हाँ जी। सर, एक वैक्सीनेशन जो होती है सरकारी में फ्री लगती है, ठीक है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में काफ़ी कॉस्टली होती है, तो क्या सरकारी पे लगाना सेफ है? देखो जी, 2 तरह के शेड्यूल्स हैं। एक तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करती है, एक इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स IAP का शेड्यूल है। पहले तो जो इंजेक्शंस जिनकी बात कर लूँ कि जो सेम इंजेक्शंस हैं, जो पैदा होने का 1.5 महीने का, 2.5 महीने का, 3.5 महीने का और 1.5 साल के जो इंजेक्शंस हैं वो गवर्नमेंट और जो प्राइवेट है उसमें सेम लगते हैं। अगर हम पेनलेस लगवाना चाहते हैं तो वो गवर्नमेंट में उपलब्ध नहीं है, वो प्राइवेट में ही उपलब्ध है। इसके अलावा कुछ इंजेक्शंस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है, जैसे कि चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस A, इन्फ्लुएंज़ा, टाइफाइड, ये वैक्सीन्स हैं। एक सर्वाइकल कैंसर का टीका, ये वैक्सीन जो है गवर्नमेंट में नहीं लगती हैं। और मेरा मानना है कि जैसे एक सपोज एक एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कि टाइफाइड का इंजेक्शन है, वो एक बार लगवा लो तो लाइफ लॉन्ग जो है इम्यूनिटी हो जाती है। वो इंजेक्शन जो है लगभग 2000 रुपये का आता है, और एक बार अगर किसी को टाइफाइड हो जाए तो वो हॉस्पिटल में एडमिट होएगा, उसका खर्चा कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये का हो जाएगा। इससे बढ़िया आप जो है, एक तो आप बॉडी को नुकसान दे रहे हो और आप फाइनेंशियली भी नुकसान हो रहे हो। तो मेरे हिसाब से तो जो ये इंजेक्शंस हैं प्राइवेट वाले, ये भी लगवाने चाहिए। उसके बाद आ जाता है 9 महीने का टीका। जो 9 महीने का टीका और 15 महीने का टीका है, जिसको हम कहते हैं मीजल्स, मम्स, रूबेला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके अंदर मीजल्स और रूबेला लगाती है, मम्स नहीं लगाती है। मम्स जो आप कहते हैं कन पेट की बीमारी, जिसके अंदर कान के आसपास सूजन हो जाती है। और 2 साल पहले जो है इसका जो है पूरे इंडिया के अंदर जो है नंबर ऑफ केसेस एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। वो इसलिए बढ़ गए थे क्योंकि गवर्नमेंट के वैक्सीनेशन शेड्यूल में जो है वो इंजेक्शन नहीं था। तो 9 महीने का और 15 महीने का टीका भी जो है वो प्राइवेट में लगवाना चाहिए, जब तक कि गवर्नमेंट के इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर ये MR से MMR के अंदर शिफ्ट नहीं हो जाता। तो एक बार अगर वैक्सीनेशन करवा दी बच्चे को तो लाइफ टाइम वो सेफ रहेगा? ऐसा है, ये वैक्सीन के ऊपर डिपेंड करता है कि वैक्सीन कैसी है। जैसे टाइफाइड वैक्सीन है, उसकी लाइफ टाइम इम्यूनिटी है, एक बार लगा दिया तो टाइफाइड जनरली नहीं होता है। कुछ इंजेक्शन जैसे इन्फ्लुएंज़ा का इंजेक्शन है, वो जो है उसकी इम्यूनिटी सिर्फ 1 साल की है कि अपने को अगले साल फिर लगवाना पड़ेगा। जो हमारा DPT है जो गवर्नमेंट में लगता है, उसके अंदर जो है
पहले तो 1.5 महीना, 2.5 महीने, 3.5 महीने, 1.5 साल, 5 साल पे लगते रहता है। उसके बाद गवर्नमेंट हर 10 साल के बाद कहती है कि लगवाओ, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी 10 साल की है। तो वैक्सीन टू वैक्सीन डिपेंड करता है कि ऐसा नहीं कि एक बार इंजेक्शन लग गया तो जो है हम लाइफ लॉन्ग जो है बीमार नहीं होंगे। हर वैक्सीन का अपना टाइम ड्यूरेशन है कि वो इतने टाइम तक ही काम करेगी। दूसरा, हमारी बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोविड आया था, जी किसी को तो खांसी जुकाम भी नहीं आया और कोई बचा भी नहीं। वायरस तो वही था, बिल्कुल है। पर हमारी बॉडी जो थी वो कईयों को जो है नुकसानदायक, इतनी नुकसानदायक कर गई कि वो अपनी लाइफ भी सेव नहीं हो पाई उसकी, और किसी को खांसी जुकाम भी नहीं हुआ। तो बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारे अंदर इंटरनल इम्यूनिटी जो है उस पर्टिकुलर चीज़ की कितनी ज़्यादा है। अब सर, जैसे कि मेरी गुड़िया है 2.5 महीने की, क्या वैसे तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं 6 महीने के बाद कुछ खिलाना चाहिए बच्चे को, लेकिन क्या 4 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा शुरू कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, मैं तो अभी भी कहूँगा कि 6 महीने से पहले तो मन में विचार ही नहीं आना चाहिए, सोचना ही नहीं है। क्योंकि हमारी जो, एक तो बच्चे का हेड कंट्रोल जो है वो प्रॉपर नहीं आता, बच्चा बैठता नहीं है सपोर्ट के साथ। दूसरा, बच्चे का जो गट है वो अभी तैयार नहीं होती कि खाना खाना हमें कैसे करना शुरू करें। तो दोनों ही चीज़ें जो है नुकसानदायक है। 6 महीने से पहले खाना शुरू करना, और कई बार आप देखते हैं कि 1-1 साल तक जो है बच्चा दूध पे ही चल रहा है, खाना शुरू ही नहीं किया है। 6 महीने एक ऐसी एज है जब बच्चे को जो है उसके मल्टीविटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, जो वाइटामिन्स हैं, उन सब की नीड जो है पड़नी शुरू हो जाती है, जो दूध पूरा नहीं कर पाता। और 6 महीने से पहले हमारी गट तैयार नहीं होती। और 6 महीने पे जब खाना शुरू करते हैं, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि एक बारी में एक ही खाना इंट्रोड्यूस किया जाए। जैसे कि अगर हमने खिचड़ी शुरू करी है तो खिचड़ी शुरू करो, अगले 10-15 दिन तक बच्चे को खिचड़ी ही खिलाओ, दिन में 3 बार। उससे क्या है कि बच्चे के टेस्ट बड्स जो है वो डेवलप होते हैं और बच्चा उस चीज़ का आदी हो जाता है। हम क्या करते हैं कि आज मैंने खिचड़ी खिलाई, बच्चे ने नहीं खाई, शाम को जो है मैंने दलिया खिला दिया। शाम को बच्चे ने दलिया नहीं खाया, मैंने अगले दिन जो है बच्चे को ओट्स खिला दिए। वो नहीं खाया तो मैंने बच्चे को जो है पॉरेज खिला दिया। तो फिर हम कहते हैं जी कि मेरा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है। हमें बच्चे के ईटिंग हैबिट्स डेवलप करने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या कहता हूँ कि सवेरे 9 बजे आप बच्चे को खाना खिलाना शुरू कर दो। 9 बजे, फिर 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर 9 बजे, 6 बजे, फिर 9 बजे। यानी कि सवेरे 9 से रात को 9 बजे तक हर 3 घंटे में आप बच्चे को खाना खिलाओ। उसमें 3 मेजर मील रखो, 9 बजे, 3 बजे और 9 बजे। और स्नैक्स यानी कि फ्रूट्स 12 बजे और 6 बजे आप बच्चे को फ्रूट्स खिलाओ। फ्रूट्स हमेशा जो है बिना पानी वाले खिलाने चाहिए, यानी कि संतरा, अनार, मौसमी ये नहीं इंट्रोड्यूस करने। पहले बनाना है, एप्पल जो स्टीम करके है, पपाया है, चीकू है। तो इन 2 टाइम पे तो आप फ्रूट्स खिलाओ। बाकी 3 टाइम पे जो है पहले 15 दिन खिचड़ी खिलाओ, अगले 15 दिन दलिया खिलाओ, अगले 15 दिन सूजी की खीर खिलाओ। ऐसे ऐसे जो है बच्चे को जो है खाना इंट्रोड्यूस करा जाए। और क्वांटिटी जो खाने की है वो शुरू में बच्चा ये नहीं है कि 1 कटोरी भर के खा लेगा। शुरू में बच्चा 1 चम्मच 2 चम्मच खाएगा। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे की जो है हम क्वांटिटी जो है इम्प्रूव करें। और बच्चे को कभी भी जो है ये नहीं कि मैंने दूध पिला दिया उसके बाद हम बच्चे को खाना खिला रहे हैं। स्टमक तो उतनी है, खाना तो या उतना ही जाएगा। तो बच्चे को जो है सुबह 6 बजे के बाद दूध देना जो है बंद कर दो, 9 बजे खाना खिलाओ। उसके बाद खाना खाने के बाद बच्चे को जो थोड़ी बहुत दूध की जो कसर रह गई है, बच्चे को नीड है, वो दो। यानी कि हर बार खाना खिलाने के बाद बच्चे को दूध या पानी ऑफ़र करो, उससे पहले हमने इसको ऑफ़र नहीं करना। अगर ये हम काम करते हैं तो 90% ऑफ द टाइम जो है बच्चे के पेरेंट्स की 1.5 साल की उम्र में ये कंप्लेंट नहीं रहती कि जी मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता है। ये बच्चे अगर हम उनका 6 महीने की उम्र में जो है उसके टेस्ट बड्स कह लें या उसको खाने के प्रति उसका इंटरेस्ट जो है अगर हम टाइमली डेवलप कर देते हैं तो सारे बच्चे जो हैं टाइमली खाना खाते हैं। और बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए सर? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए देखो सबसे बढ़िया क्या है कि फिज़िकल स्ट्रेंथनिंग, फिज़िकल एक्टिविटी बच्चा करेगा, मोबाइल पे नहीं रहेगा, शाम को जाके जो है सोसाइटी में या पार्क में जाके खेलेगा तो बच्चा फिज़िकली एक्टिव होएगा। बच्चे को जो है इमोशनली जो है स्ट्रांग होना चाहिए, उसके लिए पेरेंट्स को क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। बच्चे को जो है
बैलेंस डाइट, जो कि मैं कहता हूँ रेनबो ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हर कलर के जो है खाना खिलाओ। बच्चे के डाइट के अंदर वेजिटेबल्स हैं, बच्चे की डाइट में पल्सेस हैं, सीरियल्स हैं, सब चीज़ें होनी चाहिए, प्रॉपर डाइट हो। एक बच्चा जो है प्रॉपर सोए, स्लीप जो है बच्चे के लिए बेटर है अगर प्रॉपर मिल रही है, और हाइड्रेशन यानी कि बार बार पानी पीना। अगर ये बच्चे ये सारे काम कर रहा है तो इन बच्चों की इम्यूनिटी जो है बहुत अच्छी रहती है, और आगे जाके भी इनको लॉन्गर अडल्ट लाइफ में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और बच्चे की जो स्पीच है, स्पीच इम्प्रूव करने के लिए क्या करें सर? स्पीच इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमें जो है मोबाइल बंद करना पड़ेगा। दूसरा, अगर हमारे बच्चे को सपोज स्पीच की प्रॉब्लम है तो हम देखें कि एक तो बच्चा जो है पूरा ही नहीं बोल पा रहा है, तो हमें उसका कान का टेस्ट कराना चाहिए कि हमारे हियरिंग में तो प्रॉब्लम नहीं है, कि बच्चा जब सुन ही नहीं पा रहा तो स्पीच कहाँ से आएगी। अगर है कि बच्चा कुछ शब्द बोल पा रहा है, तुतला रहा है, तो अपने को ये देखना है कि कौन से शब्द बच्चा जो है तुतला रहा है। सपोज कुछ शब्द जो हैं हम जीभ की सहायता से बोल पाते हैं, कुछ तालुए की सहायता से, कुछ होठ की सहायता से। जो शब्द बच्चा जिस चीज़ में जो है, जैसे प है, अगर मैं प बोलता हूँ तो आप देखो कि प में मेरे होठ की इन्वॉल्वमेंट आ रही है और जीभ की इन्वॉल्वमेंट आ रही है। जी। अगर बच्चा प शब्द में तुतला रहा है तो मेरे को ये पता है कि मेरे को प शब्द के लिए मेरे होठ और जीभ की एक्सरसाइज कराने की ज़रूरत है। तो हम जो है एक तो क्या करते हैं, जैसे प शब्द के, जैसे पंकज है, पुलिस है, ऐसे प शब्द के 20-25 वर्ड जो है लिख लिए कॉपी में, और बच्चे को रोज़ प्रोनाउंस करा रहे हैं उसको, कि बच्चा हमारे पीछे पीछे बोल रहे हैं। और दूसरा जो है बच्चे की एक्सरसाइज करा रहे हैं। क्या करना है एक्सरसाइज के लिए, एक गिलास ले लिया, उसमें पानी भर लिया और उसमें स्ट्रॉ डाल दी, और बच्चे को कि फूंक मारे, उससे जो है हमारे होठों की एक्सरसाइज होएगी। या फिर जो हमारी सीटी है, जो सीटी हम लेते हैं, बच्चे को कि इसमें बच्चा फूंक मारेगा तो इससे हमारे मसल्स जो हैं माउथ की स्ट्रॉन्ग होंगी। या फिर और एक अच्छा तरीका है, गुब्बारा ले लिया एक बड़ा सा, उसको बच्चा जब फुलाएगा तो हमारे उसके अंदर फेस की सारी मसल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। बच्चा उसको फुलाए फिर खाली कर ले, फिर फुलाए फिर खाली करे। इससे जो है हमारी फेशियल जो है एक्सरसाइज होती हैं वो उससे ठीक होता है। पर मोबाइल तो अपने को बंद करना पड़ेगा। जब तक हमारा बच्चा सोशली इंटरेक्टिव नहीं होएगा तब तक जो है स्पीच नहीं आई। और जो स्पीच थेरेपी सेंटर खुले हुए हैं, क्या वहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट आती है बच्चों में? बिल्कुल आती है। जब जो मैं बातें आपको बताई हैं, अगर हम ये सब करने के बाद भी अगर हम फेल हो जाते हैं तो स्पीच थेरेपी सेंटर, जैसे अपने भी स्पीच थेरेपी सेंटर है, उसके अंदर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। कई बार तो अगर 1-2 शब्द ही बच्चे के ठीक नहीं होते तो मैंने ये देखा है कि 1 महीने के अंदर भी बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर जाते हैं। इम्प्रूव हो जाता? हाँ हाँ, इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली देखने को मिलती। तो सर अब मुझे लगता है कि पेरेंट्स काफ़ी कुछ सीख पाएंगे इस वीडियो से, काफ़ी अच्छा ध्यान रख पाएंगे अपने बच्चों का। और आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। मेरे को भी आपके साथ बहुत मज़ा आया पॉडकास्ट करने में। ये मेरा पहला पॉडकास्ट था तो मेरा बहुत भी सर। बहुत मज़ा आया।